बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन का अधिग्रहण करने का कानून। इस कानून को उसने भारत में लागू कराया। उस कानून के लागू होते ही भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी गईं। जो जमीनें किसानों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से कोई जमीन लेकर इस देश में नहीं आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, एक कानून के चलते। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो क्या करता था, गांव-गांव जाता था, अदालतें लगाता था और वहां ऐलान किया जाता था कि सब लोग जमीन के अपने कागज लेके आए। कोई किसान है, उसकी 2 बीघा जमीन है, किसी की 5 बीघा जमीन है, किसी की 7 बीघा जमीन है, तो किसानों को कहा जाता था कागज लेके आओ और ये दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी है। अब हिंदुस्तान में जमीन कभी भी कागजों पर लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि कागज पर लिखकर हम कोई चीज़ नहीं रखते इस देश में। हमारे यहाँ वो परंपरा से होता था। पिता ने अपने बेटे को जमीन ट्रांसफ़र की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, ऐसे हज़ारों साल से ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ करती थी। डलहौजी ने कानून बना दिया कि जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं, ज़मीन उनकी नहीं है, वो सारी ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी की है। एक एक दिन में 25-25 हज़ार किसानों से ज़मीनें छीनी गई। परिणाम क्या हुआ? इस हिंदुस्तान के करोड़ों किसान भूमिहीन हो गए। डलहौजी के आने के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी। डलहौजी ने आकर हिंदुस्तान के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया, सारी जमीनें छीन ली और वो जमीन सरकार की हो गई। अब होना क्या चाहिए था? आज़ादी आने के बाद 1947 में ये कानून पलट जाना चाहिए था। लैंड एक्विजिशन एक्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस देश के काले अंग्रेजों ने उस कानून को ख़त्म नहीं किया। वो आज भी चल रहा है और आज भी हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। बस अंतर इतना है कि पहले ज़मीन छीनने के लिए जो काम अंग्रेज सरकार किया करती थी, अब ज़मीन छीनने के लिए वही काम भारत की सरकार किया करती है। पहले ज़मीन छीनकर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को भेंट किया करते थे। आज हमारी सरकारें हमारी ज़मीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को भेंट कर रही हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसी ज़मीनों पे बनाए जा रहे हैं। हज़ारों हेक्टेयर ज़मीनें छीनी जा रही हैं और बेदर्दी के साथ छीनी जा रही हैं। सरकार को लगता है कि इस गांव की ज़मीन हमें ले लेनी है, तो फिर दूसरा विचार ही नहीं आता, सीधे नोटिस उस गांव के दरवाजे पर चिपका दिया जाता है कि ये जगह खाली करो। लोग कहते हैं हम हज़ारों साल से यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे गांव में जाकर रहो, विस्थापन करो, अपनी जगह से उजड़ जाओ, अपने गांव से उजड़ जाओ, अपने परिवार से उजड़ जाओ। सरकार को ये ज़मीन चाहिए क्या करने के लिए? इस पर शराब का कारखाना लगाना है, इस पे जुआ घर खोलना है, इस पे कोई सिनेमा घर बनाना है या कोई भी काम करना है। लोगों की हाँ या ना का कोई फर्क नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। जिनकी जमीन है उनकी हाँ और ना का कोई प्रश्न नहीं, सीधे नोटिस और नोटिस के बाद जमीन खाली करो। ऐसे ही अत्याचार करके अंग्रेज जमीन छीना करते थे और जब लोग मना कर देते हैं अपनी ज़मीन से हटने के लिए, तो पुलिस आती है, मार मार के डंडे उनको वहाँ से हटाती है, हाथ पैर उनके तोड़े जाते हैं, सिर उनके फोड़े जाते हैं, गोलियाँ चलाई जाती हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं। ये हमारी आँखों से हम देखते हैं आज़ादी के 62 साल में। इसी देश में नंदीग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगूर होते हैं, जहाँ के लोग चाहते नहीं कि हम हमारी ज़मीन को छोड़ें, वहाँ गोलियाँ चलाकर, लाठियाँ बरसाकर उनसे ज़मीनें छुड़वा ली जाती। आपको लगता है ये देश आज़ाद हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अंग्रेजों की सरकार ऐसा अत्याचार करती थी, बर्बरता करती थी ज़मीन छीनने के लिए, हमारी सरकार भी वही अत्याचार करे, वही बर्बरता करे। और किसानों से ज़मीनें छीनी जाती हैं तो उसकी कीमत सबसे कम लगाई जाती है, फिर वही ज़मीनें उद्योगपतियों को जब बेच दी जाती हैं तो उनकी कीमत सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है। किसानों से जो ज़मीन खरीदी जाती है 10-15 हज़ार रुपये एकड़ में, वही जब उद्योगपतियों के हाथ में पहुंचती है
तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन हो जाती है। बीच का सारा मुनाफा या तो उद्योगपति खाता है, या उनका कोई दलाल खाता है, या सरकारी लोग खाते हैं। किसान के पास तो वही थोड़े से पैसे आते हैं। किसानों की जमीन का भाव किसान तय नहीं करता, सरकार तय करती है। उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये किसानों से नहीं पूछा जाता, वो सरकार तय करती है। ऐसे हमारे देश में 34,735 कानून है। लैंड एक्विजिशन का हो, या इंडियन पीनल कोड हो, या सिविल प्रोसीजर कोड हो, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो। आपको तो सुनकर हैरानी होगी, आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूं। इसका एक कानून है, उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आजादी के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर पाए, और यही कारण है अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सकें। इस हिसाब से वो कानून की ड्राफ्टिंग की गई है कि विदेश से आकर, इंग्लैंड से आकर, लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है। इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी। आज़ादी के बाद हमने उसमें थोड़ा भी संशोधन नहीं किया, तो कोई भी विदेशी भारत में आके नागरिक हो सकता है, और नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है तो MP MLA हो सकता है, MP MLA हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो आज़ादी का मखौल नहीं तो क्या। दुनिया के किसी देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में जाएं, रहना शुरू कर दें, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो। आप कनाडा में जाएं, कनाडा के संविधान का अध्ययन करें, कनाडा के संविधान के अनुसार आप कनाडा की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्म स्थान कनाडा ना हो। ब्रिटेन में चले जाइए, वहां भी यही है। फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, दुनिया में 200 देश हैं, लगभग 2-3 देशों को छोड़कर सभी देशों में ये नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते, आप उस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। कानून है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसमें ये व्यवस्था है। अब अंग्रेजों के ज़माने की व्यवस्था है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं। 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत को गुलाम रखने के लिए 1000 साल तक उन्होंने एक व्यवस्था की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दुर्भाग्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रोविज़न आज़ादी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगे हुए हैं, चल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि